नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में उत्तराखंड के प्रतिभागी दल से संवाद किया। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य समेत तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो उस विकसित भारत को बनाने की नींव अगर कोई है तो हमारे यंग लीडर्स हैं, जिनको अब आने वाले समय में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करना है, अनेक अनेक कामों को पूरा करना है, अनेक कामों को आगे बढ़ाना है, अनेक नवाचारों को शुरू करना है। उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी आप सब लोग हैं। और आज भारत एक ऐसे दौर में खड़ा हो गया है कि जहां केवल सपने देखे नहीं जाते हैं, बल्कि सपनों को संकल्प के साथ पूरा किया जाता है। आज दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर भारत के लोग उसका नेतृत्व न कर रहे हों। भारत के लोग आज हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे अंतरिक्ष पर जाना हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, खेल का मैदान हो, हर जगह पर आज भारत का तिरंगा शान से लहराने का काम भारतवासी कर रहे हैं। हर एक भारतवासी के मन में आज एक ऐसा भाव पैदा हुआ है, एक ऐसी भावना पैदा हुई है कि हम किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आप सब लोगों से बात तो बहुत करना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा समय से नहीं आ पाया क्योंकि एक अन्य कार्यक्रम चल रहा था। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसा जैसा हम बनने की सोचते हैं, जो जो हम मन में अपने बारे में विचार करते हैं, हमारा शरीर उसी दिशा में एक्ट हो जाता है। आपने कभी देखा कि हाथ से आपका दिमाग चलता हो? आपका हाथ आपके मन से चलता है। आपका मन एक्टिव होगा तो हाथ अपने आप एक्टिव हो जाता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि मन में सोचने से, मन में संकल्प लेने से, दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई काम हमसे दूर नहीं होता है, कोई मंजिल हमसे दूर नहीं होती है, कोई लक्ष्य हमसे दूर नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कहते हैं एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इसलिए मन में उत्साह लेकर, उमंग लेकर, ऊर्जा भरकर आपको भी ये सोचना है कि हमको यहां बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। और यही नहीं, ये आपकी शुरुआत हो गई है। यहां से आगे आपकी एक कड़ी शुरू हो गई है, एक जो सीढ़ी होती है, श्रेणी शुरू हो गई है, वो लगातार आगे बढ़ती रहेगी। और दुनिया के अंदर जितने भी लोगों ने साधारण से असाधारण की यात्रा करी है, यानी कि जो साधारण स्थितियों में पैदा हुए हैं और उन्होंने जो असाधारण काम किए हैं, यानी कि धरती पर पैदा होकर आसमान छूने का काम किया है, वो सब के सब बहुत सामान्य स्थितियों और परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, बहुत गरीबी में पैदा हुए हैं, अभाव में उनका जीवन शुरू हुआ है। लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, परिश्रम से, मेहनत से, कौशल से आसमान को छूने का काम किया है। अगर मैं बात करूं हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम का, आप सब लोगों ने सुना है ना चचा कलाम का नाम? उनको दूसरा नाम क्या कहते थे उनको? और मिसाइल मैन भी कहते थे, और भी तो कुछ कहते थे। तो ऐसे बहुत सारे उनको उपाधियां दी गई। और वो कितने सामान्य परिवार में पैदा हुए। उनके पिता एक मछुआरे थे और मछुआरे के घर में पैदा होकर उन्होंने देश के राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। आप खुद सोचिए कि एक मछुआरे के घर में पैदा होने वाले बेटे को, बेटी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। उनको बैठने के लिए
चटाई भी नहीं मिलती थी। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अनेक अभाव होते हुए भी उन्होंने इच्छा शक्ति के साथ काम किया, परिश्रम किया, लगन से लगे रहे, मेहनत करते रहे और उन्होंने भारत के राष्ट्रपति, भारत के वैज्ञानिक इस रूप में पूरे देश को एक नई दिशा देने का काम किया। इसीलिए हम उनको याद करते हैं। और जो भी हमारे महापुरुष होते हैं उनकी जीवनियों को हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम उनसे प्रेरणा ले सकें। वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी उस मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं, हम उस मार्ग पर जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों के पास बहुत अच्छा अवसर है कि इतने बड़े राज्य से आप कुछ ही लोगों को वहां जाने का अवसर मिल रहा है, तो आप पर भगवान की कृपा है, आपके माता पिता का आशीर्वाद है ना, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद है। इसीलिए तो आप ही लोगों को मौका मिल रहा है। सोचिए कि आप लोग कुछ विशिष्ट तो हैं, आप कुछ अलग तो हैं कि नहीं है? तो इतनी कम आवाज क्यों आ रही है? कम विशिष्ट है तो इसलिए आपको कुछ विशिष्टता का प्रदर्शन वहां करना है। लेकिन विशिष्टता का प्रदर्शन करना है, इसके लिए नर्वस नहीं होना है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है। हमको अपना काम करना है, बाकी अच्छा होगा ऐसा मन में विचार करना है। उसका प्रेशर नहीं रखना है कि परफॉर्मेंस कैसी हुई। परफॉर्मेंस अगर अच्छी तैयारी करेंगे तो अच्छी होगी, अच्छा सोचेंगे अच्छी होगी। कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। तो इसलिए कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, आगे बढ़िए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय साल समाप्त होने से पहले सभी कार्य पूरे किए जाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और केंद्र से आवश्यक एनओसी समय पर प्राप्त करने के निर्देश दिए, ताकि विकास कार्यों में तेजी आए और जनता को सुविधा मिल सके। देखिए, देहरादून हमारा राजधानी क्षेत्र है और राजधानी क्षेत्र में अनेक योजनाएं आज चल रही हैं, राज्य सरकार की भी और भारत सरकार की भी। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं। उन कार्यक्रमों को और जनस्पर्शी बनाया जाए और जन कल्याण केंद्रित बनाया जाए, उसको लेकर और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी जो लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं, उन सबके महत्वपूर्ण सुझाव भी यहाँ आए। अपने अपने क्षेत्रों की बात उन्होंने करी है, जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं। ये तय हुआ कि वर्ष 2026 के महीने के लगभग पहले ही सप्ताह में ये बैठक यहाँ पर हुई है और इससे और जो हमारे काम हैं उनको तेजी मिलेगी और नवाचार होगा। और हमारे सरकार का जो कार्यक्रम जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चल रहा है, उसको और प्रभावी रूप से लोगों के लिए और उससे मदद हो, सहायता हो, उनके घर के पास उनको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले, सरकार उनके घर पर पहुंचे, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। और कुल मिलाकर ये फाइनेंशियल ईयर का भी लगभग 3 माह का समय बचा हुआ है, 2 माह कुछ ज़्यादा समय। और इस फाइनेंशियल ईयर में सभी काम तय समय पर पूरे हो जाए। डीएम सभी विभागों की बैठक लेकर उनको ये समन्वय करते हुए उनका तय करें, जिनसे भारत सरकार के लिए एनओसी इत्यादि के लिए जाने हैं उनमें भी किसी प्रकार की देरी न हो। कई बार सड़क की खुदाई करते समय ये भी ध्यान रखा जाए कि उससे लोगों को परेशानी न हो, जिस विभाग का काम है दूसरा विभाग परेशान न हो। कानून व्यवस्था को लेकर भी राज्य क्या राजधानी क्षेत्र होने के नाते यहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी हो, नशा मुक्ति का अभियान और तेजी से चले, विशेषकर युवा, बुजुर्ग और महिला, इन वर्गों को ध्यान में रखते हुए गरीब योजनाओं को नीचे तक ले जाने का काम हो। इसके अतिरिक्त सर्दी का मौसम है और सर्दी काफ़ी पड़ रही है, अलाव जलाए जाएं, रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, गश्त रात में बढ़ाई जाए, इन सब पर चर्चा हुई। देखिए, कल जो गुमखाल से लेकर पौड़ी तक की जो हमारी इस सड़क को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है और उत्तराखंड राज्य को
सड़क परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी धनराशि मिली है, काफ़ी सारी योजनाएं मिली हैं। पिछले दिनों में हमारी बैठक हुई थी। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड की जनता की तरफ से आभार व्यक्त। क्षेत्र को लेकर के भी गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंध की मांग लगातार। देखिए, उस पर मैंने पहले ही कहा है कि हम सभी स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं और सभी जो पहले के प्रावधान बने हुए हैं उन प्रावधानों का भी अध्ययन कर रहे हैं। उसके आधार पर जैसा सब लोगों का मत बनेगा उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। अंकिता के माता पिता उनसे हमारी बात हो गई है बहुत। उन्होंने जो भी बातें रखी क्योंकि बड़ा ऐसा प्रकरण था और हम सभी को उसका बहुत कष्ट भी है और सच में अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। उस पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कहा कि एसआईटी की जांच लगातार जारी है और सरकार हर रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर भ्रम फैलाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों को जनता से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट का भी निर्णय आया है, यहाँ भी एसआईटी जांच कर रही है और हम अन्य भी जो कानूनी ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर हम पूरी तरह से विमर्श कर रहे हैं और विमर्श करने के बाद उस पर हम अपने स्तर से जो सरकार के स्तर पर निर्णय लेना है, जो अंकिता के माता पिता का जो हमको कहा है उस पर हम निर्णय लेंगे। लेकिन कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ चलती रहेगी। हाँ, यह है कि जिसके कारण से प्रदेश का पिछले 15 दिनों से ज़्यादा समय तक समय बर्बाद हुआ है, राज्य की इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, लोगों को उससे भ्रमित करने का काम हुआ है, लोगों को रोकने का काम हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अवरोध पैदा करने का काम हुआ है, तो उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार लोग। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अंदरूनी गुटबाजी और कमजोर संगठन की वजह 2027 के चुनावों के लिए गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई बड़े नेताओं के बीच आपसी खींचतान चल रहा है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की गुटबाजी है, जिस तरीके से संगठन का विस्तार नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, 4-5 जो बड़े नेता हैं उनकी सिर्फ डोबल है, उससे कांग्रेस 2027 के प्रति गंभीर नहीं दिखाई देती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पहली बार आज 4 साल में प्रभारी महोदया को उत्तराखंड की याद आई है, क्योंकि चूंकि चुनाव भी अब नजदीक हैं, वो पहली बार यहाँ पर आ रही है 4 साल में। एक बार पहले आई थी जब शुरू में बनी थी, उसके बाद ही उनका मैं समझता हूँ दूसरा दौरा होगा। और आज वो आई हैं, देखिए वो कितना इन 5-6 नेताओं को एकजुट रख सकती हैं, क्या संदेश दे सकती हैं, वो उनका अपना प्रयास होगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस कुछ नया कर पाएगी। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के नेताओं को ये तय करना पड़ेगा कि इस प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा। क्या हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, या प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में, या यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में, या करण मेहरा जी के नेतृत्व में, या गोदियाल जी के नेतृत्व में। पहले ये तय हो। जब उनके पास नेता ही नहीं है, कार्यकर्ता ही नहीं है, तो कांग्रेस कितनी मजबूत हो सकती है। 4 साल तक किसी को इस प्रदेश की याद नहीं आई, आज वो एकजुट हो रहे हैं, प्रभारी भी यहाँ आज आई है, तो देखते हैं कितना कुछ कर पाएंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि कुछ लोग अब भी इस संवेदनशील मामले को लेकर अलग अलग तरह के आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने पहले ही बेहद स्पष्ट कर दिया कि सरकार हर स्तर की जांच के लिए पूरी तरह तैयार है। मथुरादत्त जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि अगर अंकिता भंडारी के माता पिता सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो सरकार उस पर भी गंभीरता से विचार करेगी और हाल ही में मुख्यमंत्री की पीड़ित परिवार से बातचीत हुई है, जिसके ठोस और सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। कि निश्चित रूप से कुछ लोग अभी भी अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित मामलों में तमाम तरीके के आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं, तमाम तरीके से आंदोलन को चलाना चाह रहे हैं। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से आपके सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि सरकार हर मदद करने को तैयार है और हर जांच से गुजरने को तैयार है, और उस दिशा में कुछ काम भी हुआ है और कुछ आगे बढ़े भी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जैसे ने कहा कि अगर अंकिता भंडारी के
माता पिता कहेंगे कि सीबीआई की जांच होनी थी, तो सरकार उस दिशा में कदम आगे बढ़ाएगी। मैं समझता हूं कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अंकिता भंडारी के माता पिता से कल बातचीत हुई है, उसके कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और सरकार की तरफ से भी कुछ न कुछ घोषणा होगी। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहा है कि हम शीघ्र ही कुछ न कुछ उसमें करेंगे। और जहां तक बंद का सवाल है, तो लोगों को संयम रखने की आवश्यकता है। सरकार क्योंकि पहले दिन से ही इस केस में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर रहे हैं, सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहा है और अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा भी हुई है। अगर हमको वास्तव में अंकिता भंडारी के साथ न्याय करना है, तो निश्चित रूप से आम आदमी को या राजनीतिक दलों को थोड़ा सब्र रखने की आवश्यकता है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि 2027 विधानसभा की तैयारियां कांग्रेस की जारी है। इस बार कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी सरकार से परेशान हो चुकी है, इसलिए जनता कांग्रेस का साथ देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी 2027 के लिए मूल मंत्र देने उत्तराखंड पहुंची हुई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की बैठकें अब रहने वाली हैं, क्योंकि 2027 का विधानसभा भी अब चुनाव नज़दीक हैं, और किस तरह के मुद्दे इस बार के हावी ऐसे रहने वाले हैं, क्योंकि तमाम बैठकें भी आप लोगों के बीच में हो रही है, प्रदेश प्रभारी भी पहुंची हुई हैं उत्तराखंड। देखिए, चुनाव वर्ष है और पीएसी की बैठक है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है, और उस बैठक में सभी आगे के जो हमारे कार्य योजना उसमें चर्चा होगी। बूथ कमेटीज़ हैं, मंडल की हमारी कमेटीज़ हैं, उसके अलावा जो इलेक्टोरल पे हमको काम करना है, खासकर एसआईआर और इन चीज़ों पे। उसके अलावा जो अभी अंकिता भंडारी केस के साथ साथ जो महिला अपराध में बढ़ोतरी हुई है और जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं वो बहुत पीड़ा देने वाली हैं। साथ में मंत्री जी के पति ने जो लड़कियों के बारे में बोला कि 25-30 हज़ार में खरीदी जा सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाती है। ये सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हमको जाना है। किसानों के मामले हैं, हमारे पहाड़ का जो काश्तकार है उसकी दिक्कतें हैं, सेव, आड़ू, पुलम, नाशपाती वाले यहाँ आके अब डिमांड्स कर रहे हैं, गन्ने किसान परेशान है, हमारे सभी लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी बढ़ी है, 2-2 भर्ती घोटाले हमने इन वर्षों में झेले हैं। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हम मार्क करने वाले हैं। पॉइंटेड हमारे प्रोग्राम रहेंगे और मुझे लगता है कि उस पर हम सारा नेतृत्व एकजुट होकर इस पर काम करने वाला है। सर, अंकिता के भंडारी के माता पिता से सीएम धामी ने मुलाकात भी कर रहे हैं। किस रूप में आप देख रहे हो, कांग्रेस की क्या कुछ मांग है इस दौरान, कांग्रेस क्या चाहती है, किस तरह की डिमांड्स आप लोग कर रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अब बीजेपी कोशिश करेगी चीज़ों को मैनेज करने की, हो सकता है डराएं, हो सकता है लालच दें, लेकिन कांग्रेस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाले। अंकिता किसी एक परिवार की बेटी नहीं है, आज वो पूरे उत्तराखंड की बेटी है। अगर उसके संग कुछ गलत हुआ है और उसके नज़दीकी लोग अगर मिल भी जाते हैं तो भी हमको कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हम जनता सब जानती है वीआईपी को कमरा बताने वाली सरकार कभी निष्कलंक निष्पाप हो ही नहीं सकती। क्योंकि जिस लड़की ने कहा मुझे एक्स्ट्रा सर्विसेज एक कमरे को, एक वीआईपी को देने के लिए बुलाया जा रहा है, पुलिस और सरकार उसको कमरा बता रही है, तो ऐसे में नीयत साफ़ हो जाती है। और हम तो साफ मेरा तो चैलेंज है, एजेंसीज़ को धामी से पूछताछ करनी चाहिए, एजेंसीज़ को रेणु बिस से पूछताछ करनी चाहिए, जिन्होंने डोजर चलवाया, जिन्होंने सबूत मिटाए। आखिर धामी और बिना रेणु बिस के पूछताछ के इनसे बातचीत करे बिना ये पूरी जो यात्रा है अधूरी होगी, मेरा ये मानना है। तो सर, आने वाले समय के लिए किस तरह की भूमिका, क्योंकि आप लोग बना रहे हैं और तमाम लोगों को भी आप लोग ज्वाइन करा रहे हैं कांग्रेस में? देखिए, जितने जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं, वो आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस के बिना ये जो व्यवस्था है इसको बदला नहीं जा सकता, और इसीलिए अब लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जी, धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। करण माहरा जी हमारे साथ है, जो कि बता रहे थे कि इस तरह की कांग्रेस की नीतियां हैं और किस तरह से अब कांग्रेस पार्टी अपना जो वर्चस्व वापस बना रही है उत्तराखंड में, और क्योंकि इसको लेकर तमाम बैठकों का दौर भी जारी है और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी उत्तराखंड में पहुंची हुई हैं, जिनसे लगातार वो बातचीत भी कर रहे हैं। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। कालाडूंगी के नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने एसडीएम विपिन चंद्र पंत से मुलाकात कर नगर क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कूड़ा निस्तारण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बढ़ती पार्किंग, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग की। वहीं एसडीएम ने अध्यक्ष रेखा कत्यूरा को मामले का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है। कूड़ा निस्तारण और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग की गई। एसडीएम ने
जरूरी कार्रवाई का आश्वासन उनको दिया। आपको बता दें कि एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने क्षेत्र की प्रमुख समस्या उनके सामने रखी और उनकी मांगों का निस्तारण करने की उन्होंने बात कही है। कूड़ा निस्तारण और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग एसडीएम से की गई। पालिका अध्यक्ष महोदया द्वारा नगर कालाढूंगी की विभिन्न समस्याओं के दृष्टिगत कुछ ज्ञापन दिए गए हैं, जिनमें से एक ज्ञापन तो यहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए भूमि की उपलब्धता के संबंध में दिया गया है। दूसरा यहाँ पर सीएससी में चिकित्सक के संबंध में दिया गया है एवं तीसरा ज्ञापन यहाँ पर बस अड्डे हेतु भूमि के चिन्हीकरण और जो लिकर शॉप है उसकी वजह से जो ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट होता है उसके संबंध में ज्ञापन दिए गए हैं। तो उन ज्ञापनों को यहाँ पर हम लोगों ने लिया है। भूमि की उपलब्धता का जहाँ तक संबंध है उसमें अभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि यथाशीघ्र जो है भूमि का चिन्हीकरण करें एवं अन्य विषयों पर जो भी माध्यम हैं यहाँ पर जो है उनको उनके लिए पत्रालेख तैयार किया जा रहा है। वाइन शॉप को लेटर दिया जो पहले भी दे चुके हैं हम। एक तो वाइन शॉप पे दिया है, जो हमारे मुख्य बाजार पे वाइन शॉप की दुकान लगी है, इससे काफी ट्रैफिक हो जाता है वहां पर और महिलाओं और बच्चियों को काफी असुरक्षा महसूस होती है, सामाजिक गतिविधियों में प्रभाव पड़ता है। तो हमने उन्हें ज्ञापन दिया कि यहाँ पर ये मुख्य बाजार से हटाकर इसको कहीं दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर किया जाए, जो यहाँ बाजार व्यापार के लिए होना चाहिए, ना कि नशे के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में हुई गंभीर अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों के पास निर्धारित पात्रता नहीं थी उन्हें नियुक्ति देना नियमों के खिलाफ है। कोर्ट ने अब उन 11 पात्र अभ्यर्थियों को 4 हफ्तों के अंदर अंतरिम रूप से नियुक्ति देने का आदेश जारी किया है, जिनके हक की अनदेखी की गई थी। मामले के मुताबिक विनय कुमार और अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि 2016 की भर्ती में विभाग ने उन उम्मीदवारों को नियुक्त कर दिया जिनके पास केवल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा थी, जबकि राज्य के नियमों के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों के लिए टीईटी अनिवार्य थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वे खुद बीएड के साथ टीईटी उत्तीर्ण और पूर्णता पात्र थे, फिर भी विभाग ने अपात्र लोगों को वरीयता दी। अदालत ने पाया कि 2016 के संशोधित सेवा नियमावली के तहत केवल राज्य की ओर से आयोजित टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्राथमिक शिक्षक बनने के पात्र थे। कोर्ट ने सचिव और निर्देशक के उस तर्क को भी पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें सीटीईटी और टीईटी को समक्ष बताया गया था। अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि विज्ञापन के कॉलम में सीटीईटी धारकों को पात्र मानना वैधानिक नियमों और एनसीटीई की अधिसूचना का सीधा उल्लंघन था। ये मामला था 2016 में भर्तियां निकली एलटी टीचर की पूरे उत्तराखंड में करीब 1200 पोस्ट थी। तो उसमें जो मापदंड था कि जो टीचर की पात्रता होती है, आप ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएट के साथ साथ आपने टीईटी किया हो। टीईटी 2 किस्म की होती है, यूटीईटी होती है उत्तराखंड जो स्टेट करवाती है, एक केंद्र सरकार की होती है सीटीईटी। अब उसमें क्या हुआ कि हमारे जो 2012 के रूल्स बने उत्तराखंड में, भर्ती के रूल्स जो थे, टीचर्स एलटी ग्रेड के रूल्स थे, उसमें इन्होंने कहा कि हम टीईटी को मान्यता देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ यूटीईटी नहीं हो पा रही है, इतने सक्षम वो लोग नहीं है। तो चूंकि सरकार ने ये निर्णय कर लिया था कि हम जब बीएड वालों को 2014 के बाद मार्च 2016 तक बीएड वाले भी एलटी ग्रेड में अप्लाई कर सकते के लिए बीएड को क्वालिफिकेशन मान लिया था। तो यहाँ उत्तराखंड सरकार ने कहा कि अगर टीईटी और सीटीई दोनों को मान्यता इन्होंने दे दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।